हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार, मैं अमित आप लोग सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आ चुके हैं हम आपके बीच में लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमसे डिमांड था कि सर जो अभी आरआरबी का फॉर्म आया है, इस आरआरबी के फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, कैसे हमारी प्रिपरेशन का अप्रोच होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कि हम कम समय में, जो समय बचा उस कम समय में हम अपने जो है प्रिपरेशन को कैसे ऑन ट्रैक लेके आ सके। तो इन्हीं सब चीजों को के ऊपर डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा सेशन मैं चाह रहा था कि आप लोग के बीच में लेकर आऊं। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे लगातार बार बार ये कह रहे थे कि सर इस पर कोई एक सेशन लेकर आइए। तो आ चुके हैं हम आपके बीच में लेकर ये सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही यूजफुल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ हम शुरू कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये आपके लिए यूजफुल रहेगा भी। तो वन बाय वन मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो अभी वैकेंसी अभी आई है आरआरबी यानी आईबीपीएस, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स की, ये वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि 1 जून 2023 से शुरू हुआ है और 21 जून 2023 तक रहेगा। ठीक है, तो आप इस दौरान कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। ibps.in सिंपली उस वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म भर सकते हैं आप। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कुछ नई चीजें भी इस बार आई हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या क्या चीजें जो है आपको ध्यान में रखकर ये फॉर्म भरना है। क्या आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फॉर्म का जो जब आप उसके सारे डिटेल्स फिल कर रहे होंगे तो आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। तो उन्हीं सब चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। छोटा सा डिस्कशन पॉइंट रहेगा, या कह सकते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके बीच में। सबसे पहले अगर आप देखें, मैं अगर आपसे बात करूं तो आरआरबी का जो ये फॉर्म आया है, ये एक मिनट, आरआरबी का जो ये फॉर्म आपके बीच में, आप लोगों के बीच में आया है, ये फॉर्म जो है इस बार लाया गया है। इसमें जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज आप जो भरते हैं आरआरबी वाले फॉर्म में, यानी इसको कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स का जो आप फॉर्म भरते हैं ना, ये स्टेट वाइज भरना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एक बात कि आरआरबी जो है वो स्टेट वाइज ही काम करते हैं, और स्टेट में भी रीजन वाइज काम करते हैं। जिस रीजन का के बैंक में आपका सिलेक्शन होगा और जिस जिस रीजन में उसके ब्रांचेज होंगे, उसी रीजन में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछे सर दूसरे स्टेट से भर सकते हैं क्या? तो इन्हीं सब चीजों को मैं समझा रहा हूँ। जो आरआरबी का फॉर्म है, इस आरआरबी के फॉर्म को आप भरते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। आरआरबी में 2 तरह के पोस्ट पर आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर 4 अलग अलग पोस्ट पे आपका जो है वैकेंसी आता है, लेकिन 2 अलग अलग पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली आता काम कौन कौन सा है? तो एक आता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग का जो होता है इसको हम लोग क्लर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लर्क वाला जॉब है। एक है पीओ। पीओ में 3 स्केल का फॉर्म आता है इसमें। स्केल 1, ठीक है, एक आता है स्केल 2 और एक आता है स्केल 3। ये तीनों स्केल का फॉर्म इनके साथ आता है। लेकिन अगर हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर कुल मिलाकर क्लर्क यानी कि मल्टीटास्किंग, और उसके मल्टीटास्किंग ऑफिस असिस्टेंट भी इसको कहा जाता है। आप इसको जो है ओए के नाम से भी देखेंगे। तो ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग, क्लर्क और पीओ स्केल 1, ये 2 फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो दूसरा और तीसरा वाला है ये स्केल, ये वो लोग भर सकते हैं जो लोग जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी तक आधार बना के यही बात आपसे डिस्कस करूंगा। इसी में डिस्कशन इन्हीं 2 पोस्ट को लेकर करूंगा, यानी कि इस वाले को और इस वाले को। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अभी तक में फ्रेशर हैं, तो आपने कहीं और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अभी भी कोई भी जॉब नहीं किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये 2 फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ साथ आप पीओ वाला ये फॉर्म भी आप चाहे तो भर सकते हैं, और पीओ के स्केल 1 का। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क वाला और पीओ स्केल 1 वाला दोनों पोस्ट अगर आप भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। आई रिपीट कि ये दोनों फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हमसे आगे पूछ रहे थे अभी यहाँ ब्रांच में कि सर हम कोई एक ही फॉर्म में दोनों नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा, दोनों का अलग अलग पेमेंट भी आपको करना होगा। ठीक है, तो उसी को मैं लेकर आपको नोटिफिकेशन जो आया है आईबीपीएस की तरफ से, उसको लेकर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूं, ब्रीफ करूंगा, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें अगर, तो आपको एक चीज, यहां थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको जो है और भी क्लियरली समझ में आए। हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो यूपी में, ठीक है, यूपी में
दो तरह के फॉर्म मतलब सॉरी 3 आरआरबी पूरे टोटल भारत में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 43 जो है आरआरबी काम कर रहे हैं इस समय। लेकिन यूपी की अगर बात करूं तो यूपी में कुल मिलाकर 3 आरआरबी काम करते हैं। ठीक है, इन 3 आरआरबी की अगर बात करूं तो इसमें से एक आपको मिलेगा देखने को यहाँ पर जो है वो है आर्यावर्त बैंक। एक आर्यावर्त बैंक है जो आरआरबी के तौर पे यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको बड़ौदा यूपी बैंक, तो ये है। ठीक है, और यूपी का तीसरा बैंक जिसको हम लोग कहते हैं प्रथमा बैंक। ठीक है, तो आपको तीसरा एक बैंक इसमें मिल जाएगा प्रथमा बैंक, और वो है आपका ये है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो यूपी में ये 3 आरआरबी हैं। अगर आप यूपी से फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये ही 3 बैंक में फॉर्म डाल सकते हैं, यानी प्राथमिकता के तौर पे, प्रेफरेंस के तौर पे डाल सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यूपी में से अगर आप हैं तो ये 3 बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज सुबह ही मुझसे एक कैंडिडेट पूछ रहा था कि सर ये बताइए क्या हम दूसरे स्टेट से फॉर्म भर दें। देखो, दूसरे स्टेट से फॉर्म भरना आसान है, लेकिन वहां पर चूंकि आप आरआरबी का फॉर्म भर रहे हो ना, तो वहां की डोमिसाइल देना पड़ेगा आपको, और एक एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो भी आपको पास करना होगा। तो जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। आप उसके बाद उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीटी जो है एलपीटी कहते हैं, ये एलपीटी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो इतना हाय हाय काहे करना, अपने स्टेट से भरो जहां से आप डोमिसाइल आसानी से दे सको। हाँ, ये उन राज्यों में भरना आसान होगा जहां का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। जैसे बिहार का बच्चा यूपी से भर सकता है, यूपी का बच्चा बिहार से भर सकता है, दिल्ली से भर सकता है, एमपी से भर सकता है, जहां हिंदी चलता है। लेकिन अब गुजरात से भरोगे तो गुजराती के लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा, और फिर वो एलपीटी टेस्ट पास करना होगा, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आपके साथ रहेगा। अगर वही कोई अगर बच्चा ये वीडियो जो देख रहा है जो बिहार से है, तो बिहार में आपको पता होगा 2 आरआरबी काम करते हैं। एक आरआरबी है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, और दूसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। देखिए, एक बिहार वाला ये है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, और दूसरा है आपका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ये आपको। तो ये 2 आरआरबी के लिए आप वहां एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप बिहार से फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है, फिलहाल के लिए कुल मिला जुलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो इन्हीं बैंक्स में आप फॉर्म भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी होगी। अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए अगर हमारा मन हो स्विच करने का और एलपीटी टेस्ट पास करने में मुझे दिक्कत नहीं, मैं कोई कोर्स कर लूंगा, तो उसके बाद मुझे डोमिसाइल बनाने के लिए क्या करना होगा? तो कुछ नहीं, सिंपली आप वहां का कोई भी रेंट एग्रीमेंट अगर बनवा लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हद तक आप मान्य कर सकते हैं कि हाँ वहां के आप रहने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। अगर तो आगे आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो देखिए, एज क्राइटेरिया में अगर हम बोलें आपसे, तो एज क्राइटेरिया में आप एक चीज यहां देखेंगे, वो होगा ये कि अगर आप क्लर्क के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जिसको मैंने कहा था ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है क्लर्क के पोस्ट को, मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पज ये होता है। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज जो है, ठीक है, आपकी एज 2/6/1995 से लेकर आपका जो है 1/6/2005 के बीच में ही जन्म हुआ हो। ठीक है, यानी कि कोई भी बंदा जिसका एज या जिसका बर्थ ईयर या डेट 2 जून 1995 के पहले का है वो एलिजिबल नहीं है, और जिसका बर्थ डेट और ईयर 1/6/2005 के बाद का है वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान जरूर रखिएगा, यानी कि आप यहां पर एलिजिबल ईयर क्या होगा, तो 18 साल उम्र हो चुकी हो, 18 से 30 साल के बीच वाले जो लोग होते हैं वही ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, अभी जो मैंने बताया 18 से 30 नहीं, 18 से 30 तो आपके ऑफिसर स्केल 1 का है। 18 से 28 जो है ये क्लर्क के पोस्ट की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्लर्क के पोस्ट का जो यहाँ पर एज है वो 18 से 28 है। तो 18 से 28 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका बर्थ जो है यानी आपका जन्म जो है 2/6/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 1/6/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 यानी कि PO1 स्केल 1 की, उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका उम्र जो है वो 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, उससे नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो आपका 3/6/1993 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 31/5/2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है,
हाँ, अब आते हैं, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो इसमें आप 5 साल जोड़ सकते हैं। तो 18 से 30 है जनरल के लिए, तो एससी और एसटी के लिए 18 से 35, ठीक है। वहीं ओबीसी को 3 साल का मिलता है एज रिलैक्सेशन, तो 18 से 30 जो है जनरल के लिए है, तो 18 से 33 हो जाएगा ओबीसी के लिए। और वैसे ही बाकी डिसेबल पर्सन और एक्स सर्विसमैन वगैरह का भी वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पर बात करें अगर, तो आगे आप देखेंगे इसमें एक और चीज आपको दिखाएगा, वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्लर्क पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने चाहिए। अब कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि क्या हम अपीयरिंग है तो भर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग वाले वही लोग भर सकते हैं जिनका रिजल्ट 20 जून 2023 से पहले पहले डिक्लेयर हो गया हो। रिजल्ट हाथ में ना आया हो उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया हो कि हाँ आप पास हैं, आपका ये नंबर है, अगर ये आ गया है तब तो आप भर सकते हैं 20 जून से पहले पहले 20 जून 2023 से पहले अगर आ गया हो तो, और नहीं अगर आया है तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। एक बात और, अगर वहीं हम ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ स्केल 1 के लिए बात करें, तो उसके लिए भी डिग्री सेम है, यानी बैचलर डिग्री यहां भी चाहिए होगी और बैचलर डिग्री यहां भी चाहिए होगी। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन दोनों में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे स्केल 2 और स्केल 3, जिसको मैं या आगे की बात मैं जो कर रहा था उसमें देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर तो एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, इस वजह से ये फ्रेशर्स के लिए है नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे बताना था, जो इस बार आपको नया दिखेगा, वो है आपका कि आपको इस बार क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें यह कहा गया है कि जो कैंडिडेट हमारे यहाँ अप्लाई कर रहा है, आईबीपीएस तरफ से नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि जो कैंडिडेट हमारे यहाँ अप्लाई कर रहा है, वो कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद जब वो हमारे यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो उसका सिविल स्कोर है वो 650 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 650 से कम अगर उसका सिविल स्कोर होगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो अब देखो, ये उनके लिए पैनिक नहीं होना जिन्होंने आज से पहले कभी ना तो कोई लोन लिया है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, और ना ही किसी लोन में वो गारंटर बने हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फ्रेशर है जिसने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया है, तो उस व्यक्ति का जो सिविल स्कोर है वो हमेशा -1 होता है, तो उसको तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी, जैसे आजकल लोग हैं ना, मोबाइल फोन वगैरह फाइनेंस करा लेते हैं, लैपटॉप फाइनेंस करा लिया, या कोई एजुकेशनल लोन ले लिया, एजुकेशन लोन के बजाय किसी लोन में गारंटर बन गए, या किसी से क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया, अगर कुछ ऐसा करके होंगे बैठे, तो उनका -1 नहीं होगा, फिर उनका क्रेडिट स्कोर प्लस में ही होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का कोई भी लोन अगर आपने लिया होगा, तो उस लोन को अपना रीपे करके क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर सही कर लीजिएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर सिविल स्कोर 650 से कम हुआ, तो आपको कैंडिडेट को जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और फिर यहाँ पर उसके साथ दिक्कत आ सकती है। तो ये एक नई चीज आपको ध्यान में रखना था। वही एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, अगर आप स्केल 1, 2 या 3 के लिए जा रहे हैं, या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए आप में किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं अगर, या दोनों के लिए भर रहे हैं, तो सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। स्केल 1 के फॉर्म के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो 850 रुपया, और अगर आप SC ST वगैरह से SC ST PBD अगर मतलब कि डिसेबल पर्सन वगैरह है, तो आपको 175 रुपया का फीस देना पड़ेगा। वहीं आपके क्लर्क के पोस्ट के लिए भी सेम फीस है, लेकिन जब दोनों अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा तो 2 बार आपको ये फीस आपको पे करना पड़ेगा, यानी फीस भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, तो अगला जो मुद्दा है वो है कि आपके एग्जाम में आएगा क्या क्या। देखिए, आपके एग्जाम में 2 तरह के एग्जाम इसमें होते हैं, प्री और मेंस, ठीक। तो मैं सबसे पहले आपको जो है ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बता देता हूं, यानी क्लर्क का। देखिए, क्लर्क के एग्जाम में जो प्री एग्जाम होता है इनका, उस प्री एग्जाम में आपके जो है 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं रीजनिंग, और दूसरा सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, ठीक है।
रीजनिंग और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। दोनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 40-40 होंगे। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स सॉरी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 80, जबकि हर सेक्शन 40-40 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा रीजनिंग का, नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन टोटल 40 मार्क्स के होंगे मैथ्स के, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए 80 मार्क्स के। ठीक है, जबकि आपको प्री एग्जाम के लिए टोटल जो टाइम अलॉटेड किया गया है वो होगा 45 मिनट। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम मिलेगा, चूंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो एक कंप्यूटराइज टाइम होगा, अपने आप एग्जाम आपका सबमिट मान लिया जाता है जैसे ही 45 मिनट आपका कंप्लीट होता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन एनी हाउ करना है, यानी कि आपको 45 मिनट का समय मिलेगा उस 80 क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर जो क्लर्क का प्री एग्जाम होता है, जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा या अभी तक का जो एग्जाम होता रहा और जैसा फीडबैक आया बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो हमारे यहाँ एग्जाम बहुत इजी आता रहा है, पेपर बहुत इजी आता रहा है। और बच्चे, पिछले साल की बात करूं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर में जो बच्चे थे वो आके ये बोले कि सर 35-36 मिनट में वो 80 क्वेश्चन करके बैठ गए। तो पेपर का लेवल बहुत लो होता है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखकर ही एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ऑफिसर स्केल 1 की, तो ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ स्केल 1 जिसमें आप एलिजिबल हैं, फ्रेशर एलिजिबल हो सकता है, उस एग्जाम में भी यही दो सब्जेक्ट फ्री में पूछे जाते हैं और उनके भी 40 क्वेश्चन मैथ, 40 रीजनिंग और टोटल 80 क्वेश्चन, 80 यानी कि 80 मार्क्स के होते हैं, और वहां भी 45 मिनट का ही समय आपको मिलता है। तो दोनों एग्जाम में बस पेपर के क्वेश्चंस के लेवल में अंतर आपको दिखेगा, बाकी पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप आसानी से दोनों एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और दोनों एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हैं सेम लेवल के प्रिपरेशन से। आपका प्रिपरेशन का लेवल सेम होगा, प्रिपरेशन आपको अलग से नहीं करना। अगर आप क्लर्क का कर रहे हैं तो पीओ भी भर सकते हैं, पीओ कर रहे हैं तो क्लर्क भी दे सकते हैं, इसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, दोनों का सिलेबस सेम है, बस लेवल जो क्वेश्चंस के होंगे ना वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी कि क्लर्क एग्जाम की बात करूं तो उसमें आपके मेंस एग्जाम में अगर आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेंस एग्जाम में आपके जो है कुल मिला के 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सॉरी 4 नहीं 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है रीजनिंग, दूसरा होगा आपका कंप्यूटर, तीसरा होगा जनरल अवेयरनेस, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ होगा। इसके बाद एक बीच में जो सेक्शन मैंने 2 छोड़ा है, ये इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जिसमें से कोई एक आपको करना होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। अगर आपकी मर्जी यह है कि नहीं आप हिंदी करना चाहते हैं तो आप उसमें से हिंदी करिए, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश करेंगे, दोनों में से कोई एक, लैंग्वेज वाले में दोनों में से कोई एक करना है। देखिए यही डिफरेंस है आरआरबी और आईबीपीएस में। आईबीपीएस में हिंदी नहीं आता है, वहां लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश ही ऑप्शन होता है, आपके पास ऑप्शन होता ही नहीं, चॉइस ही नहीं होता, बस इंग्लिश ही होता है। लेकिन जो है आईबीपीएस के बजाय आरआरबी वाले एग्जाम में आपके पास चॉइस होती है, आप लैंग्वेज वाले सेशन में आप जो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो देखिए रीजनिंग जो होता है आपका 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। वहीं कंप्यूटर 40 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 20 नंबर का होता है। वहीं अगर बात करो जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस होता है आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक अगर आप लेते हैं, लेना ही पड़ेगा, कोई एक ही, दोनों नहीं कर सकते हैं आप, तो कोई एक अगर लाते हैं तो वो भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और वहीं पर बात करें लास्ट में मैथ की, तो मैथ भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल आपके हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए पांचों सेक्शन से मिलाकर 200 यानी 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन। और वहीं अगर नंबर की बात हो तो नंबर भी आपका 200 हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, रीजनिंग और मैथ 40-40 क्वेश्चन आते हैं, बट नंबर होता है 50-50। ठीक है, और वहीं अगर बात करूं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आता है मेंस में 40 क्वेश्चन का, लेकिन उसका मार्क्स होते हैं 20। ठीक है, और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक, तो ये बात आपको पता चल गया होगा। सेम यही चीज आपके ऑफिसर स्केल 1 में भी होता है, उसमें भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, जो नंबर का अलॉटमेंट है वो भी सेम होता है, बस पेपर के लेवल में आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है। तो आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें नेक्स्ट पेज पे हैं, तो अगले पेज पर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने आपको समझा दिया होगा।
क्योंकि आप 2 ही के लिए एलिजिबल हैं, तो उसी 2 के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आगे बात करते हैं जरा सा, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं और आपसे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई वाले मामले में। देखिए, हाउ टू अप्लाई वाले में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2-3 चीजें आपको पहले से ध्यान करके रखना होगा। इसमें सबसे पहले कुछ लोग जो है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं वो फोटो वगैरह के अपलोड करने में। तो देखिए, जब यहाँ पर फोटोग्राफ जो आपको मांगेगा, फोटोग्राफ, आपका एक सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा, ध्यान रखना, दाहिने हाथ का नहीं, लेफ्ट थंब, बाएं हाथ का। बहुत सारे लोग गलती से गफलत में ना दाहिने हाथ का अंगूठा लगा के चलाओ ना लोग, तीन आई भैया, बाएं हाथ का, ठीक है, उल्टा हाथ है वाला। तो लेफ्ट हैंड का जो थंब का है ना, उसका जो है आपको एक मुहर वाला जो स्टैंप आता है ना, बस उस पे लगा के, कोनो सादा कागज पे लगा के फोटो खींच ले लोग और वो के अपलोड करके होगी, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें एक डिक्लेरेशन भी आपको करना होगा। अच्छा, एक चीज और सिग्नेचर वाले मामले में बता दूं, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में मान्य नहीं करता आईबीपीएस। ध्यान रखना, जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो सिग्नेचर जो आपका होगा वो रनिंग हैंड में होगा, कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं। जैसे मेरा नाम अमित कुमार सिंह, तो मैं अमित कुमार सिंह कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकता, रनिंग हैंड में ही मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होता है, तो एक सादे कागज पर, ठीक है, आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक सादे कागज पे लिखना होगा। लिखना क्या होगा, आई के बाद अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई अमित कुमार सिंह hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. ठीक, I will present the supporting documents as and when required. ये इतना आपको एक सादा कागज पर लिखकर उसका फोटो लेकर अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर भरना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आईबीपीएस के वेबसाइट पर जाकर। आप जब नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको जो है लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये हाथ से आपको। और हाँ, ये भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि द एबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली एंड should not be in capital letter। ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होना चाहिए, तो रनिंग हैंड में इसको भी लिखना है। समझ गए? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं तो हूं ब्रांच में, आप कभी भी आ सकते हो या फिर हमारे जो है ब्रांच के नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट पर आते हैं जरा, अगले पेज पर अगर आप आओगे तो नेक्स्ट पेज पर आप क्या देखते हो, यहां पर आपको एक चीज मुझे बताना था और वो था आपका पेनाल्टी यानी माइनस मार्किंग। ध्यान रखना, प्री और मेंस, देखो यहाँ पेनाल्टी लिखा हुआ है, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम में जो है पेनाल्टी जो है वो में आपका माइनस मार्किंग होगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको एक्यूरेसी के साथ जवाब देना है, पेनाल्टी से बचना यानी कि माइनस मार्किंग से बचना है। लेकिन पेनाल्टी क्या है जरा वो भी ध्यान रख लो। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि आपकी जो पेनाल्टी होगी वो आपका 0.25 या फिर 1/4। यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जितने नंबर का होगा, अगर वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 0.25, ठीक है, या फिर अगर एक नंबर का है तो 0.25, या अगर उससे ज्यादा का हुआ तो उसका 1/4 आपके सही वाले में से काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बचना है, माइनस मार्किंग आपको डाउन लेके जाता है, तो करना वही जो सही हो और जो आता हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर अगर आए तो अगले पेज पर वही फीस वाला मामला आ गया जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा था। तो इसमें फीस वाले में दोबारा मैं वैसे बताकर आपका टाइम जो खोटी नहीं करूंगा, मैं अगले आगे आता हूं। देखो मैंने कहा था ना, 4 चीजों को आपको अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये चारों चीजें आपको जो है पहले से मैनेज करके रखना है, ताकि एग्जाम जब वो फॉर्म आप भर रहे हो तो उस समय आप इसे जो है वहां अपलोड कर सको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगले पेज पर अगर आप आओगे तो हम लोग बात करेंगे जो आपका एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो वो स्टार्ट है 1 तारीख से। जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया कि 1 तारीख से शुरू तो हो रहा है, लेकिन ये कब तक है, 21 तारीख तक, यानी 1 जून 2023 से 21 जून 2023 के बीच में कभी भी ये फॉर्म आप
भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इसका पेमेंट भी वही है, 1 जून से 21 जून के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें तो अगला जो बात करना है, देखो ये दोनों जो डॉट लगा है इन दोनों पर आपको ध्यान नहीं देना, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल लेटर प्री एग्जाम का कब तक आ जाएगा, जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, जिसका एग्जाम जो है अगस्त 2023 में शेड्यूल किया जाएगा और उसका रिजल्ट सितंबर 2023 तक आ जाएगा। प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। वहीं अगर आगे बात करूं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अब बात करते हैं मेंस एग्जाम का। तो मेंस एग्जाम का कॉल लेटर जो है वो सितंबर 2023 तक आ जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम को सितंबर 2023 में शेड्यूल किया जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर 2023 तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो अलॉटमेंट वगैरह है वो जनवरी 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा आईबीपीएस ने बोला है और ये एक्सपेक्टेड है। ऐसा मैं डेट के साथ ही आईबीपीएस इसको गारंटी के साथ नहीं कहता है, हर बार आईबीपीएस यही कहता है कि अनुमानित है, लेकिन प्रीवियसली अगर देखा जाए तो आईबीपीएस ऐसा करता आया है कि जो डेट उसने अनुमानित बताया है एक्चुअली में उसी डेट तक उसने अपनी सारी चीजें पूरी भी कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। ठीक है, देखो जो वैकेंसीज हमारे यहाँ आए हैं उस वैकेंसीज में बात करें, सबसे पहले मैंने कहा था, देखो अगर आप यूपी से भर रहे हो, टोटल पूरे भारत में नंबर ऑफ जो आरआरबीज हैं जो काम करते हैं वो नंबर ऑफ आरआरबीज जो है 43 है टोटल। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें यूपी में जो है कुल मिलाकर 3 आरआरबी काम करते हैं। ठीक है, 3 आरआरबी में से देखो यूपी की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही नाम बता दिया था, एक है आपका आर्यावर्त बैंक, एक है बड़ौदा यूपी बैंक और एक है आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, अगर आपको प्रेफरेंस पूछेगा भरने के लिए तो प्रेफरेंस में आप क्या क्या भरोगे ये जरा देख लो। तो देखो प्रेफरेंस तुम्हें उस बैंक का पहले भरना होता है जिस बैंक में वैकेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, वहां सेलेक्ट होने का चांस तुम्हारा ज्यादा होगा, तो इसलिए उस बैंक को पहले नंबर पे रखोगे। अब वैकेंसीज देख लो जरा, तो यहाँ देखो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और टोटल। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी निकाल लो। तो देखा जाए अगर तो हम इन तीनों बैंक अगर उठाकर देखें तो टोटल वैकेंसी में अगर आप आते हो तो 422 वैकेंसीज आपके जो है आर्यावर्त बैंक में है। बड़ौदा यूपी ने अभी फिलहाल के लिए डिक्लेयर नहीं किया अपनी वैकेंसी, हो सकता है कि एग्जाम होने तक या सिलेक्शन होने तक, आपका अलॉटमेंट होने तक उनकी वैकेंसी आ जाए, अभी तक आया नहीं है। वो उन्होंने कह रखा कि 0 नहीं है हम, लेकिन अभी डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं, उस समय तक हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें प्रथमा ग्रामीण बैंक की तो उसमें जो है आपके 117 वैकेंसीज हैं। ये मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो क्लर्क पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीटास्किंग या मल्टीपर्पज क्लर्क पोस्ट, जिसको आप ऑफिस असिस्टेंट या ओए कहते हैं। तो अब आप सबसे पहले किसको भरेंगे, सबसे पहले आपको भरना होगा आर्यावर्त बैंक को, पहले रैंक पे भर दीजिए। ठीक है, दूसरे रैंक पे आप भरिएगा प्रथमा बैंक को और तीसरे पे भरिएगा बड़ौदा यूपी बैंक को। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि जिसमें वैकेंसी ज्यादा, देखो जैसे बड़ौदा यूपी बैंक में वैकेंसी नहीं है अभी के हिसाब से बात कर रहा हूं, आगे हो सकता है वो जोड़ दें, उन्होंने लिखा है ऐसा। तो अगर वैकेंसी नहीं है तो उसको भर के भी क्या फायदा, तो इसलिए प्रेफरेंस में तीनों बैंक आएगा। पहले नंबर पे आप प्रेफरेंस भरना आर्यावर्त बैंक, दूसरे नंबर पे भरना प्रथमा बैंक और तीसरे नंबर पे भरना बड़ौदा यूपी बैंक। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, बिहार वाले बच्चों के लिए भी मैं बता दे रहा हूं, अगर आप बिहार से हैं आप चाहे तो यूपी से भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार से भरते हैं तो बिहार वाले बच्चों के लिए देखो बिहार में 2 ही आरआरबी है, मैंने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इसमें अगर बात करें तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसी है टोटल उसमें उन्होंने 0 कर रखा है, यानी कि आप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का अगर प्रेफरेंस पहले नंबर पर भरोगे तो नुकसान ही आपका होगा। तो यहाँ पर आपको अभी तो फिलहाल के लिए पहला रैंक नहीं देना है इनको। तो पहला रैंक किसको दोगे, दूसरा ऑप्शन क्या बचता, दक्षिण बिहार, सॉरी उत्तर बिहार, तो उत्तर बिहार को आप पहला रैंक दे दो और दक्षिण बिहार को दूसरा रैंक दे दो। ठीक है, टोटल वैकेंसी 153 है उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में अभी फिलहाल के लिए 0 है, हो सकता है आगे चल के वैकेंसी उसमें ऐड हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वैकेंसीज मैंने आपको बताया किसका, क्लर्क का। अब आते हैं जरा पीओ की वैकेंसी देखते हैं। तो पीओ स्केल 1 ही आप भर सकते हैं, जो पीओ स्केल 1 आप भर सकते हैं उसकी वैकेंसीज देख लें। तो आप अगर यूपी से हैं तो यूपी में 3 आरआरबी, उसमें अगर आप देखें तो आप जो है आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा बैंक, ये 3 बैंक है। अगर आप टोटल वैकेंसीज की बात कर लें तो आपके टोटल वैकेंसीज आ जाते हैं 157 किस में है, आर्यावर्त बैंक में। फिलहाल के लिए बड़ौदा यूपी ने इसमें भी एनआर कर रखा है कि अभी फिलहाल के लिए हम फ्यूचर में बताएंगे। और 73 वैकेंसीज आपके जो है वो अभी फिलहाल के लिए आपको दिख रहे हैं प्रथमा बैंक में, ये पीओ 1 स्केल का है।
यानी कि आप भर सकते हैं इसको, फ्रेशर भर सकता है। तो आप यहाँ पर भी पहला रैंक किसको देंगे? आर्यावर्त बैंक को। दूसरा रैंक आप देंगे किसको? सेकेंड रैंक देंगे आप प्रथमा बैंक को। और थर्ड रैंक आप देंगे जो है बड़ौदा यूपी को। ठीक है, ये 3 रैंक में आप एक एक करके फॉर्म भर दीजिए। आपका ये फॉर्म जब आगे, अच्छा अब आगे बढ़ जाए, जरा एक चीज और आपको बता देते हैं। इसमें आपको देखना होगा एग्जाम सेंटर, प्री और मेंस का जो एग्जाम सेंटर है, तो वो आप देख लीजिए जरा। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं या बिहार में आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो प्री का कहाँ कहाँ पर है, वो आपको यहाँ एग्जाम सेंटर दे रखा है। उसी में से किसी एक प्री और मेंस का भर सकते हैं आप। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का आप देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कहाँ कहाँ यूपी में कहाँ कहाँ वैकेंसी के लिए आप जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, और सॉरी एग्जाम देने के लिए, प्री और मेंस का। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उसी हिसाब से आप देखिए, कोशिश हमेशा आपकी होनी चाहिए कि आप जो है नजदीक से नजदीक का रखिए अपना एग्जाम सेंटर, घूमने के नाम पर नहीं। नजदीक से नजदीक रखने का फायदा ये होता है कि आप एग्जाम में जब आप जाते हैं तो वहां आपका तबियत फ्रेश रहता है, तो आप आसानी से एग्जाम कर आते हैं। ठीक है, वहीं अगर आगे बात कर लूं थोड़ा सा, तो अब जो है आपसे एक छोटा सा डिस्कशन ये करूंगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसे आगे जो है ऑन ट्रैक आना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि आप ये सब फॉर्म भर देने से नहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। फॉर्म भर देने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो आता है आपकी प्रिपरेशन का। और प्रिपरेशन के लिए आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है कैंडिडेट के सामने, वो है उसका कंटेंट कहां से होना चाहिए। रिलेवेंट कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल। देखो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना सर, आपको 75 बतेरे तरह की ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। यहाँ पर टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। 75 जगह परेशान रहोगे। देखो यूनिवर्सिटीज बहुत चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ना इतने हैं ना, यहाँ लंका पर आप अगर आ जाओ तो लंका बीएचयू गेट से आके दुर्गा कुंड तक आपको 10-20 यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे जहां पर इस तरह की चीजों के लिए चैलेंज किया जाता है कि हमसे ज्यादा कोई नहीं सिलेक्शन कराता है। देखो सिलेक्शन करा के कह के कराने वाले जो लोग हैं ना, उन पर तो भरोसा भी मत करना। ठीक है, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, और वो ये कि आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक किस तरीके से आएगी। और ऑन ट्रैक प्रिपरेशन के लिए आप टू द पॉइंट होकर पढ़ाई करो। ठीक है, हर तरह के कंटेंट के पीछे भागने के बजाय कुछ जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पर काम करो। जो अच्छा है उसको अच्छा बनाए रखो, क्योंकि खराब वाले को अच्छा बना नहीं पाओगे। तो उस स्ट्रेंथ पर काम करो। मुझे लगता है कि लॉजिकली अगर आप अपना तैयारी करो तो भी आप कम से कम समय में अपने प्रिपरेशन को सही रूप दे सकते हो और एग्जाम में अपीयर होकर रिजल्ट भी अपने पक्ष में ला सकते हो। आपका जो माइंडसेट है, आपका जो अप्रोच है, वो आपको सेलेक्ट कराएगा, ये बात ध्यान रखना। ज्ञान अगर सेलेक्ट कराता सर ना, तो बहुत सारे लोग आज के दौर में सेलेक्ट होकर घूम रहे होते। ज्ञान नहीं सेलेक्ट कराता, आपका माइंडसेट आपको सेलेक्ट कराता है, आपका अप्रोच आपको सेलेक्ट कराता है। ठीक है ना। अब आती है बात अनाउंसमेंट की। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट के साथ है हम आपके बीच में, तो वो अनाउंसमेंट भी मैं आपके बीच में करूंगा कि आखिर हम आपके बीच में आए हैं ये सब चीज को लेकर, तो इसके साथ साथ आपके फायदे की क्या चीज, ये तो जानकारी हो गया। फायदे की चीज पर आते हैं, तो आपके बीच में आपके फायदे की चीज है ये आपके सामने। हम लोग जो है अब लॉन्च कर रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो है बैच ऑनलाइन मोड में। ध्यान रखना हर रोज ये 10:30 बजे आपके बीच में हम लेकर उपलब्ध हो जाएंगे जो है। और वो जो ये आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो एग्जाम हम लोग होने वाला है, जो देख रहे हैं आप, अभी मैंने बताया, इसके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग हाल ही में अभी आने वाले समय में एक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क का, जो हर रोज आपको सुबह 10:30 बजे से इसका क्लास मिल जाएगा। ये क्लास लाइव होगा यूट्यूब चैनल जो इसरो एकेडमी का है, उस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो आपके मन लगेगा, आप सुन लेंगे तो आपका मन लगेगा, और वो ये है कि ये क्रैश कोर्स है। सबसे पहले तो ये कि ये पूरी तरीकों से क्रैश कोर्स के रूप में हम पढ़ाएंगे, ताकि कम से कम टाइम में हम आपके मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाए। और दूसरी बड़ी बात कि इसका कोई चार्ज नहीं होगा। फिलहाल के लिए आदमी कमाना है हमें, पैसा नहीं। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है इसका, ये टोटली फ्री है। आपके बीच में लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी को एक छोटा सा रूप दे पाए, और हमारा सहयोग अगर आपको उस काउंटर उस पार पहुंचा दे, उन भीड़ से अलग कर दे, जो सेलेक्टेड लोग हैं वहां तक पहुंचा दे, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग अब लेकर आ रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री एग्जाम के लिए रोज लेकर आएंगे आपके लिए ऑनलाइन क्लास। लाइव होगा ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर,
टोटली फ्री होगा, ये क्रैश कोर्स बेस्ड होगा। और बड़ी बात यह है कि आपको इसे सिर्फ ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हर एक चीज यहां से मिलने वाली है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए, हमारा YouTube पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको कुछ भी अगर नया आता तो वहां से पता चल जाए। बाकी मर्जी आपकी है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी कोशिश है कि हम आपके बीच में आए तो आपके लिए फ्रूटफुल कुछ ना कुछ लेकर आए। उम्मीद करता हूं कि जो एलिब्रेट मैंने किया है फॉर्म भरने के लिए वो पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें फॉर्म भरते समय ये पूछता है कि आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए हैं, कितनी बार ये एग्जाम दिया है। तो अगर वो अटेम्प्ट जब आप क्लिक करते हैं और वो खुल के आता है तो अगर कुछ सबमिट नहीं रहता आप 1 या 2 भी लिख सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें आपका कोई भी क्रॉस चेकिंग नहीं होता है, तो आप उसमें कुछ भी लिख के भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करता हूं कि कोई भी डाउट अगर होगा तो उसमें मैंने नंबर दे रखा था, उस नंबर पे जाकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं आकर यहाँ पर, या फिर हमारे नंबर पे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपको जो है इसके लिए जो है कुछ ना कुछ आपको जानकारी ही मिला होगा, और आगे भी ऐसे ही कुछ जानकारी वाली चीजें आपके बीच में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर और किसी इंफॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।